नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीडी, जीआईसी, जीडीसी समेत सामान्य अध्ययन की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं या राजनीति विज्ञान से आप टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप राजनीति विज्ञान बीए, एमए या एलएलबी लॉ ग्रेजुएट का पेपर देने जाएंगे तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी होगा। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, जो हम अध्ययन करेंगे वह संविधान का पार्ट 2 है, जिसे नागरिकता या सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसका उल्लेख वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। और दोस्तों, वास्तव में राज्य में अनेक तरह से नागरिक निवास करते हैं। कुछ नागरिक होते हैं, कुछ गैर नागरिक होते हैं, कुछ विदेशी लोग होते हैं। लेकिन नागरिक अधिकार और कानूनी अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। अगर नागरिकता की बात करें तो भारत में वैसे तो एकहरी नागरिकता लागू है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अप्रवासी भारतीयों को भी कुछ अधिकार दे देने से भारत में भी दोहरी नागरिकता लागू करने की ओर भारत सरकार अग्रसर है। लेकिन इन अप्रवासी नागरिकों को अभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। जबकि अमेरिकी संघीय व्यवस्था में देखें तो अमेरिका में कोई भी नागरिक राज्य का भी नागरिक होता है, अर्थात प्रांत का भी नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है। मतलब वह अधिकार और शक्तियां अपने प्रांत से भी प्राप्त करता है और संघ सरकार से भी प्राप्त करता है। जबकि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। दोस्तों, अगर नागरिकता की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। तो आइए बिंदुवार देखते हैं। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से, अर्थात जब से संविधान लागू हुआ तब से नागरिक वह व्यक्ति होगा। नागरिक कौन होगा? 26 जनवरी 1950 से जो भारत में जन्मा हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या जो भारत में रहता हो, या भारत में जिसका निवास हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। माता या माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मा हो। साथ ही दोस्तों, 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। मतलब इन 4 बिंदुओं में अगर कोई एक बिंदु का पालन करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और दोस्तों, नागरिकता का जो उपबंध भारत में किया जाता है वास्तव में वह भारत की संसद द्वारा किया जाता है। भारत की संसद एक ऐसी विधायी शक्ति है जो कानून बनाकर यह फैसला करती है कि कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा, कौन सा नागरिक नहीं होगा। इसका अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से आए हुए ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या पितामह या वह स्वयं पाकिस्तान से आए ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, पितामह का तात्पर्य ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, पितामह या स्वयं 1935 के अधिनियम में भारत में जन्मा हो। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में जन्मा हो, या 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो और नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया हो, और साथ ही वह मामूली तौर पे 6 माह का निवासी भी रह चुका हो। तो कहने का आशय यह है दोस्तों कि पाकिस्तान से आए हुए ऐसे, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता
या पितामह या वह स्वयं 1935 के अधिनियम में भारत में उसका जन्म हुआ हो, या 19 जुलाई 1948 के पूर्व ही वह भारत आ गया हो और वह नागरिकता के लिए आवेदन किया हो, और इसके पहले आवेदन करने के पहले मामूली तौर पे 6 माह का भारत में निवास कर चुका हो, तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 यह उपबंध करता है कि 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान जाने वाला कोई भी व्यक्ति या नागरिक भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 7 साफ साफ कहता है कि 1 मार्च 1947 से मतलब 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो और वहाँ बस गया हो, वहाँ की नागरिकता हासिल कर लिया हो, तो वह भारत का नागरिक कतई नहीं रह जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत से बाहर जन्म लेने वाले वे लोग भारतीय नागरिक होंगे जिनके माता पिता भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्म लिए हैं और इनका संबंध भारत से बना रहा हो। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर जन्मे वे नागरिक वे लोग भारतीय नागरिक होंगे जिनके माता पिता भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत भारत में जन्म लिए हों और साथ ही उनका संबंध भारत देश से बना हुआ हो, तब वे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अनुच्छेद 9 देखें तो अनुच्छेद 9 उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है, कोई भी व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों, अनुच्छेद 10 उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, इसका आशय यह है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो कब होगा, जब संसद कुछ इस प्रकार का विधान करेगी, प्रावधान बनाएगी, नियम बनाएगी कि इस नियम से व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसके बाद अनुच्छेद 11 उपबंध करता है कि संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकती है, नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकती है। कहने का आशय ये है कि संसद विधि कानून बनाकर नागरिकता संबंधी वो प्रावधान कर सकती है कि किस नियम से नागरिकता मिल सकती है और किस नियम से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 11 साफ साफ उपबंध करता है कि नागरिकता संबंधी नियम, कानून, प्रावधान बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा, संसद को होगा। ये सवाल दोस्तों बार बार पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी नियम, कानून, प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को होगा? अनुच्छेद 11 में कहा गया है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से मुख्य तरीके हैं जिससे हमें नागरिकता मिल सकती है और वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति भारत देश में अगर जन्म ले लेता है तो वो नागरिक माना जाता है, वंश से नागरिक माना जाता है, देशीकरण द्वारा भी नागरिक माना जाता है और रजिस्ट्रेशन या आवेदन के माध्यम से भी नागरिक माना जाता है। तो इतने मुख्य तरीकों से
कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। और कौन सा वो तरीका है कि नागरिकता छीनी जा सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे दोस्तों त्याग पत्र अगर आप दे दें तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। देशद्रोह के आधार पे भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाए तो अभी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है कोई तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से नागरिकता समाप्त करने की 3 रीतियां हैं। त्यागपत्र दे देने से, देशद्रोह हो जाने से, देशद्रोही घोषित हो जाने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पे। और नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके प्रमुख रूप से हैं, जन्म, वंश, देशीकरण और रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। नागरिकता का उपबंध किस भाग में है? भाग 2 में है। नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के मध्य है? तो 5 से 11 के मध्य है। और यह भी पूछा जाता है कि ये नागरिकता के जो उपाय हैं, समाप्त होने के उपाय हैं, किस अधिनियम द्वारा यह लागू हुआ था? तो 1955 का नागरिकता अधिनियम था, उसके तहत यह नियम बनाया गया। 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत यह बनाया गया कि 4 नियमों द्वारा, लगभग 4 प्रमुख नियमों द्वारा नागरिकता प्राप्त होगा और इन नियमों द्वारा उल्लंघन करने पे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में।